अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। यू आर वाचिंग माय चैनल कमर फैज़ान दोगल। ये क्लास 11 फिज़िक्स का पेपर है फैसलाबाद बोर्ड का। आप लोगों के साथ मैं ऑब्जेक्टिव मार्क करवाऊंगा इस वीडियो में। इन शॉर्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि एमसीक्यूज़ को साथ साथ सोल्व करवाऊं। मैं साथ साथ स्टेटमेंट रीड करूंगा और साथ साथ उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आप लोगों को बताता जाऊंगा, और कोशिश करूंगा जो एमसीक्यूज़ एक्सप्लेनेशन वाला होगा वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। और सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में आप लोगों के साथ प्रेजेंट करूंगा। ये वीडियो लाजमी एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप ग्रुप 2 के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो ग्रुप 1 का ये जो पेपर है आप लाजमी एक दफ़ा रिव्यू करके जाइएगा। अब जो पहला एमसीक्यूज़ है उसमें टेम्परेचर ऑफ सिंक डिक्रीजेस देन एफिशिएंसी ऑफ इंजन। उसने कहा जी कि आपका जो सिंक है यानी कि आउटपुट का जो टेम्परेचर है T2 उसको बोलते हैं, अगर वो डिक्रीज़ हो जाए तो आपके कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है या कम होती है। तो हम लिखेंगे इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, इसके आंसर को मैं साथ साथ बताऊँगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हैज़ द सेम यूनिट एज एंट्रोपी, इसका आंसर है। अब एंट्रोपी का यूनिट भी जूल पर केल्विन होता है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 क्रॉस 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये 11th चैप्टर का एमसीक्यूज़ है, तो इसका सेम यूनिट है। एंट्रोपी का भी यही यूनिट है। द फर्स्ट पर्सन हु अटेम्प्टेड टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। अब ये 8th चैप्टर में स्पीड ऑफ लाइट आती है। किसने मेजर करने की कोशिश की थी? गैलीलियो ने मेजर करने की कोशिश की थी। विच कैन नॉट बी पोलराइज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनको प्रोपागेशन के लिए, जिनकी तरसील के लिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। सो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इसमें साउंड वेव्स बचती हैं जो कि हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप पोलराइज कर सकते हो, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स लाइक साउंड वेव्स, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, उनको पोलराइज आप नहीं कर सकते। आगे है हाफ वेवलेंथ कोरेस्पॉन्ड्स टू 180 डिग्री। वेवलेंथ का जो हाफ है, टोटल वेवलेंथ 360 के इक्वल होती है डिग्री के। हाफ वेवलेंथ किसके इक्वल है जी? पाई/2 जिसको बोल देते हैं 180, 360 का हाफ। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 6th एमसीक्यूज़ है आपके पास। ये राउंड अबाउट 331.5 आता है, यानी 331.5 मीटर पर सेकंड वैल्यू होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये एमसीक्यूज़ आपका बनता है 332। ये आप मार्क कर लीजिएगा। आगे है वेवलेंथ ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोवेव ओवन इज। अगर आप मिलीमीटर में बात करेंगे तो 1 मिलीमीटर में है, और अगर आप सेंटीमीटर में बात करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर के इक्वल है। यानी कि जो वेव्स माइक्रोवेव ओवन में प्रोड्यूस होती हैं उनकी वेवलेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। डायमेंशन ऑफ पी रो जी एच, ये डेंसिटी लिखा है, रो जी एच इज सिमिलर दैट ऑफ। ये छठा चैप्टर है, उसमें आपने फ्लूइड प्रेशर पढ़ा होगा। फ्लूइड प्रेशर का फार्मूला पढ़ा होगा रो जी एच, ठीक है। इसमें रो से मुराद डेंसिटी है, जी से मुराद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एच से मुराद हाइट ऑफ पाइप होगा, या हाइट ऑफ पाइप। तो ये फ्लूइड प्रेशर के इक्वल होता है, यानी कि आप यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं। उसने पूछा है कि डायमेंशन किसकी सेम होगी, रो जी एच की किसके सेम है। तो ये फार्मूला आपने सिर्फ पॉइंट आउट करना है किसका फार्मूला, प्रेशर का है। तो प्रेशर के इक्वल इसका ये जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रेशर होगा। अब है जी, इफ़ अ बॉडी, नौवां एमसीक्यूज़ है, इफ़ अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg इज़ फॉलिंग फ्रीली द अपेरेंट वेट विल बी। अब वेट जो होता है ना, वेट का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स mg, ठीक है। W इज इक्वल टू mg। अब m बताया आपको 10, और g की वैल्यू होती है 9.8 न्यूमेरिकली, ठीक है। आप 10 भी यूज़ कर लेते हैं, मगर एमसीक्यूज के हिसाब से यहाँ पे 9.8 बनती है। अब 9.8 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 98 न्यूटन इसका वेट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप बॉडी का वेट निकाल सकते हैं। आगे है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क इज गिवन बाय। ये 5वें चैप्टर के एमसीक्यूज है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ये हमने डेराइव किया था। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि आप काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके दें डिस्क की, वो है 1/4 mv²। आगे है विच वन इज़ नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी फॉसल फ्यूल्स हैं, लाइक नेचुरल गैस आपकी निकलती है, और कोयला है आपका, और ऑयल है, ठीक, क्रूड ऑयल है, कोई भी ऑयल है, वो तमाम क्या है, रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, यानी जिनको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब बायोमास
रीन्यूएबल है, टाइड्स रीन्यूएबल है, वेव्स जो हैं वो रीन्यूएबल है, इसमें ऑयल क्या है, नॉन रीन्यूएबल है, ठीक है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर, अच्छा आपको मैं इसका सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि आपकी प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी उस एंगल के लिए सेम होगी जो एंगल्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, यानी वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, उन दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब पहला पेयर जो दिया है वो 10 डिग्री और 70 डिग्री दिया है, अगर हम इन दोनों को ऐड अप करें तो 80 डिग्री बनता है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हैं। आगे 20 + 50 करें, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बनता। आगे 25 + 65 करें, इसको ऐडअप करें तो 90 डिग्री बनता है, यानी कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इनके लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, सेम होगी। ये 3rd चैप्टर का एमसीक्यूज था। कहता है जी इम्प्लीमेंट्स कह दिया। 13th ऑप्शन है इम्पल्स हैज़ सेम यूनिट एज दैट ऑफ, इम्पल्स का यूनिट किसके इक्वल होता है, लीनियर मोमेंटम का जो यूनिट है वही इम्पल्स का होता है, ठीक है। इन विच क्वाड्रेंट वेक्टर लाइज, अब बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ वेक्टर में देखना है कि उसका x कॉम्पोनेंट -2 है और y कॉम्पोनेंट -3, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो आपने देखना है किस क्वाड्रेंट में x कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव होता है और y कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव होता है, तो ये बनता है 3rd क्वाड्रेंट में। आगे है इफ़ ax इज इक्वल टू ay देन द एंगल बिटवीन a एंड x एक्सिस इज, यानी कि इसको हम ड्रा ऐसे कर लेते हैं कि ये आपके पास एक a वेक्टर है, इसका x एक्सिस के साथ एंगल जब 45 डिग्री का होगा तो इस वक्त इसका x कॉम्पोनेंट और इसका y कॉम्पोनेंट, इसी वजह से मैं आपको साथ साथ स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ पिक्चर अपलोड करता तो शायद आपको समझ ना आती। इफ़ ax इज इक्वल टू ay, उसने कहा कि वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स हैं x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट्स अगर वो इक्वल हों तो इसका मतलब है कि वेक्टर का जो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, तो इसको आप मार्क कर लें। कहता है जी इफ़ द एरर इज़ इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 2%, यानी कि रेडियस में उसने एरर दिया है, ठीक है, तो आपको रेडियस में यहाँ पे एरर दिया गया है, तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ये सारी चीज़ों को, बाकी जो मैंने लगा दिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला लगा लिया, ये वाला लगा लिया और ये वाला भी लग गया। एरर दिया रेडियस में यानी 2%, इसको बोल लेते हैं हम 2% से मुराद क्या होता है, 2 को आपने 100 पे डिवाइड करना है, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.02%। तो ये 2% आपको रेडियस दी है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कहता है कि जी एरर इन एरिया कितना होगा, एरिया का फार्मूला होता है πr²। तो आप सिंपली ये देखें कि 2 का स्केल लें तो कितना बन जाएगा, रेडियस का स्केल है 4, तो 4% एरर होगा इसके एरिया में। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया इस एमसीक्यूज को सोल्व करने का, बाकी आप इसका लेंथी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, मगर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। विच वन इज़ नॉट अ बेस यूनिट इन एसआई यूनिट, अब ये देखें केल्विन जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है, विच इज़ बेस क्वांटिटी, सो केल्विन इज़ बेस यूनिट। किलोग्राम जो है मैस का यूनिट है, मैस इज़ आल्सो अ बेस क्वांटिटी, सो किलोग्राम इज़ आल्सो अ बेस यूनिट। एम्पेयर जो है वो करंट का यूनिट होता है, करंट इज़ आल्सो अ बेस क्वांटिटी, सो एम्पेयर इज़ अ बेस यूनिट। बचता है जूल, एनर्जी का यूनिट होता है, वर्क डन का यूनिट होता है, वर्क डन इज़ अ वेक्टर बोल दिया, डाराइव्ड क्वांटिटी, सो जॉल इज़ योर डाराइव्ड यूनिट। ये थे एमसीक्यूज, काफ़ी आसान थे, ये मैंने आप लोगों के साथ मार्क किए हैं, ठीक है। ये इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, मैं इसकी पिक्चर जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोगों को चाहिए तो आप देख सकते हैं। बाकी जो इसका सब्जेक्टिव पेपर है वो फैसलाबाद बोर्ड का, ये आप लोगों के सामने है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है वो क्रॉस प्रोडक्ट का आया है, ठीक है, काफ़ी आसान है। दूसरे चैप्टर में से लॉन्ग बना है इसका, यहाँ पर ये देखें 5वें में दूसरे चैप्टर में से लॉन्ग बना है, और तीसरे चैप्टर में से न्यूमेरिकल आया है, फुटबॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसके बाद व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड, शो दैट वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, ये चौथे चैप्टर का है, और साथ इसके 8वें चैप्टर का न्यूमेरिकल आया है, इसका बी पार्ट। और आगे रेजोनेंस फिनोमेना 7th चैप्टर में से थ्योरी दी है और उसने, और 5वें चैप्टर में से उसने आपको न्यूमेरिकल दिए, एंगल एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का कहा है। अब इसके बाद कार्नट साइकिल वाला जो है एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन, ये 11वें चैप्टर में से उसने थ्योरी दे दी है और छठे चैप्टर में से न्यूमेरिकल दे दिया है। अब ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपके 11वें चैप्टर में से
न्यूमेरिकल हो सकता है और छठे चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, यानी थोड़ा उलट हो सकते हैं। इस तरह आप इसका आइडिया ले लीजिएगा। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जिसके काफ़ी ज़्यादा आसान थे। आपने वीडियो को लास्ट में लाइक करना है और इंशाल्लाह आगे अपकमिंग जो पेपर है आपका मैथ्स का है, तो आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेकंड ईयर के कंटेंट के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पड़ा हुआ है मैथ्स का, और फर्स्ट ईयर का मैथ्स भी इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे कवर करवाऊँगा। थैंक यू सो मच।